हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ मैं √5 एक अपरिमेय संख्या दिखा रहा हूँ। आपको √5 के जगह पे √2 भी देखने के लिए मिल सकता है, √3 भी और √7 भी, ठीक है। तो जो भी प्रूव करने बोले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप इसी वीडियो के बेसिस पे आप √2 भी, √3 भी और √7 भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, √5 को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो √5 को क्या दिखाना है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए हम लोग किसी भी संख्या को डायरेक्टली अपरिमेय संख्या नहीं दिखा सकते। अब आपके माइंड में तो क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ बोल रहा है अपरिमेय दिखाना है, आप बोल रहे हैं कि अपरिमेय दिखा ही नहीं सकते हैं। देखो हम लोग डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे तो इनडायरेक्टली दिखाएंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ देखो हम लोग को अपरिमेय दिखाना है √5 को ना, तो √5 को हम लोग परिमेय लेके चलेंगे, ठीक है। √5 को हम लोग परिमेय लेके चलेंगे और √5 के ऊपर परिमेय संख्या का जितना भी कंडीशन होता है उस कंडीशन को फुलफिल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर √5 परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तब तो वो परिमेय हो जाता है। अगर उनमें से कोई एक अगर फुलफिल नहीं करता है तो वो क्या होता है, अपरिमेय, ठीक है। तो जस्ट हम लोग यही करने वाले हैं, समझ गए। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ लिखिए या हल, जो लिखने का इच्छा हो लिख लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ हल लिख ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ √5 को अपरिमेय दिखाना है तो जस्ट उसके उल्टा मानना है, ठीक है। तो लिखे मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 को हम लोगों ने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब आप लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोगों ने √5 को परिमेय माना, ठीक है। तो मीन्स √5 के इक्वल हम लोग P/Q कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और √5 हम लोग क्या माने, परिमेय संख्या, ठीक है। तो √5 के बराबर तो परिमेय मतलब P/Q कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे √5 अब बराबर क्या कर देंगे, तो P/Q, ठीक है। अब यहाँ P/Q की है, ठीक है। अब ये जो P और Q है इसके बारे में थोड़ा बता देंगे कि ये PQ आखिर है क्या, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है, ठीक है, सअभाज्य संख्या है, ठीक है। तथा Q = not 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो कंडीशन लिखे और आशा करते हैं कि आपको दोनों कंडीशन समझ में नहीं आया, ठीक है। पहले हम क्या लिखें कि P और Q, ये P और Q क्या है, सअभाज्य संख्या है। और दूसरा कंडीशन कि Q 0 नहीं होगा, ठीक है। अभी तक आपको दोनों कंडीशन समझ में नहीं आया होगा, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखो जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उसे ही सअभाज्य संख्या कहते हैं। सर नहीं आया, देखो रे बाबू, अगर हम कहें कि ये 5 और 6 है, ठीक है। अगर हम पूछें कि इन दोनों का HCF क्या होगा, तो गुरुजी एक ही एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों को काट सकती है। मीन्स इसका HCF कितना, तो 1। मीन्स इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, तो 1, ठीक है। तो जस्ट लाइक इसी तरह P और Q है, ठीक है। और P और Q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड देखा जाए तो 1 है, ठीक है, 1 है, ठीक है, समझे। P और Q को सअभाज्य संख्या माने, मीन्स सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उसे ही सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और अभी जो हम लोग माने हैं ना P और Q, तो ये P और Q एक सअभाज्य संख्या ही है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1, और अभी 1 है। आगे चल के इसका अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से ज़्यादा आ जाएगा तो हम लोगों ने जो P और Q को सअभाज्य संख्या माना है तो वो तो अवधारणा गलत हो जाएगा, ठीक है। जब P और Q सअभाज्य संख्या नहीं होगा तो √5 हम लोग परिमेय संख्या माने और उसी के इक्वल में लिखे P और P/Q, तो क्या √5 एक परिमेय संख्या होगा, नहीं ना। जस्ट हम लोग यही करने वाले हैं। बताइए P और Q जो सअभाज्य संख्या माने, ये पहला कंडीशन समझ में आया। चलिए समझ में आएगा तो कमेंट करते रहना, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन Q = not 0, ठीक है। Q 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ होगा वो 0 नहीं होगा। 0 के अलावा कुछ हो जाए 1 2 3 4 चलेगा, लेकिन 0 नहीं होगा। मतलब सर, तो देखो अगर हम कहें 5 है,
ठीक है, बटा में यहाँ जीरो करेंगे, यही रे 5 को अगर पी माने और ये देखो नीचे में जीरो कर दी, ये क्यू है, सपोज मान ले क्यू बराबर जीरो है, अभी मान लिए। तो क्या अगर यहाँ देखो जीरो से हम लोग को 5 में भाग देना है, तो कीजिए भाग, क्या जीरो से हम लोग 5 में भाग कर सकेंगे? कितना बार में सर? 5 बार में खिलाइए ना। तो देखो 0 गुना 5 करेंगे कितना होगा? तो 0। क्या भाग लगा? नहीं सर। चलिए सर एक बार बढ़ा के खिलाइए, 10 बार में 0 गुना 10 0, 100 बार में 0 गुना 100 0, 1000 बार में 0 गुना 1000 0। क्या हम लोग 0 से 5 में भाग दे सकते हैं? नहीं ना। या फिर 0 से किसी भी संख्या में, 5 छोड़ो, किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं? नहीं ना। जब यहाँ देखो 0 से हम लोग इसमें भाग नहीं दे पाएंगे तो क्या यहाँ 0 होगा? नहीं ना। अब मान लीजिए यहाँ 0 हो जाएगा तो क्या इसको डिफाइन कर पाएंगे? नहीं ना। तो ये जगह अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित, इसीलिए क्यों 0 नहीं होगा। 0 के अलावा कुछ होगा लेकिन 0 नहीं होगा। बताइए ये दोनों कंडीशन समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट कीजिए, बताइए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, या दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो देखो इधर क्या है, लेफ्ट साइड में √5 और राइट साइड में p/q, ठीक है। तो 5 √5 का वर्ग कर देंगे इधर और इधर, तो इधर p अब बटा कर q, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। 5 √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा। अब बराबर में, अब देखो दोनों पे स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर कर देंगे, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा और q का स्क्वायर तो q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास में क्या गया? 5 बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, ये हम लोग के पास में आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर हम कहें कि इसके नीचे न कुछ तो 1, बताइए कोई दिक्कत? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर एक संख्या के गुना और भाग में 1 छुपा हुआ रहता है, ये तो जान ही रहे, ठीक है। तो इसके नीचे अगर 1 दिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना। चलो अभी यहाँ तक करने बाद क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीन्स इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, ठीक है। तो कीजिए, देखिए 5 गुना q स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 5 q स्क्वायर, और p गुना p स्क्वायर गुना 1 तो p स्क्वायर जाएगा, होगा ना, लिख दिए। अब देखो 5 q स्क्वायर के साथ में गुना में उधर जाएगा तो भाग में, क्या q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अब बट्टा 5 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना है, इसको पहले समीकरण 1 मान लेते हैं, मान लिए। अब इसको ध्यान से देखिए, p स्क्वायर 5 से विभाजित है ना, तो क्या p 5 से विभाजित नहीं होगा? नहीं है समझ में, चलो कोई बात नहीं है। अगर हम कहें कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो गुरुजी 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। अब अगर ये 25 5 से विभाजित है तो क्या ये 5 5 से विभाजित नहीं होगा? होगा ना, तो वही चीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखें कि p स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यही लिखेंगे, ठीक है। अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये चीज़ हम लोग को ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। ये चीज़ ब्रैकेट में हम लोग को लिख देना और इसको समीकरण 1 मान लें, ठीक। अब यहाँ आपको ध्यान से देखना है, यहाँ तक करने के बाद आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। क्योंकि आप अगर √5 के अलावा किसी भी संख्या को प्रूव करते हैं ना तो इसी जगह चेंजेस करना है, जो अब मैं लाइन लिखने वाला, ठीक है। तो अब आप लोग को लिखना है क्या कि अब क्या लिखना है? अब p बराबर 5m रखने पर, कितना m? 5m रखने पर, ठीक है। ये जो p बराबर आया है, p बराबर, इसी के बदले में क्या रखना है? 5m रखें, ठीक है। कितना रखें? 5m रखें, ठीक है। अब देखो 5m रखें। अब आप लोगों को बहुत के माइंड में आएगा सर ये p बराबर में 5m ही क्यों रखें? क्यों रखें 5m? क्योंकि देखो √5 को प्रूव कर रहे हैं इसीलिए 5m रखें। अगर √2 प्रूव करते तो 2m रखते, √3 प्रूव करते तो 3m रखते, √7 प्रूव करते तो 7m रखते, समझे ना। अब तो ये समझ में आएगा सर p बराबर में 5 रखें लेकिन m ही क्यों रखें? m के अलावा दूसरा कुछ क्यों नहीं लिए? तो देखो आप p और q को छोड़ाकर कुछ छू ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। p और q को छोड़ा करके जितना भी वेरिएबल है सब ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। हम 5m रखे हैं, आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो p बराबर में 5m, तो समीकरण 1 देखो हम लोग के पास में क्या है? तो समीकरण 1 है q स्क्वायर बराबर, देखो p स्क्वायर अब बटा कितना है? तो 5 है ना। तो p के जगह पे कितना रखना है? 5m रख दो। q स्क्वायर बराबर p के जगह पे 5 है, मैं यहाँ स्क्वायर है तो क्या होगा? 5m का भी स्क्वायर जाएगा बटा 5 q स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर होता है 25 और m गुना m करेंगे तो m स्क्वायर बटा 5, 5 से काटिए कितना बार में?
तो 5 बार में, 25 का 5 से कट गया 25 कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। तो हम लोग के पास में बच गया क्या, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। ये 5 देखो इधर किस में है, तो गुना में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। क्या जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अब बटा 5 बराबर m स्क्वायर जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं लग रहा है। यहाँ देखो पी स्क्वायर 5 से विभाजित था ना, तो हम लोग ये चीज़ लिखे, तो यहाँ भी तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है ना। तो हम लोग जस्ट उठा के इस चीज़ को उठा के यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि अगर पी स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्यू होगा ना रे, यहाँ क्यू होगा, एक मिनट, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ये चीज़ हम लोग को लिख देना है, ठीक है, होगा, ये चीज़ हम लोग को लिख देना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक करने के बाद ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ देखो पी स्क्वायर, पहले पी स्क्वायर यहाँ देखो 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित हुआ ना। अब यहाँ देखो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित हुआ ना। 5 से विभाजित कहने का तात्पर्य क्या, कि कहीं ना कहीं उसमें 5 से भाग लग रहा है, यानी पी और क्यू में अब जो है ना किससे भाग लग रहा है, 5 से भाग लग रहा है ना, 5 से भाग लग रहा है। अरे विभाजित तभी होगा ना जब मतलब उसका एक तो गुणनखंड होगा ना, एक तो गुणनखंड होगा, पी और क्यू का एक गुणनखंड 5 होगा, तभी ना उसमें 5 से भाग लगेगा। क्या बिना गुणनखंड हुए 5 से भाग लगेगा, नहीं ना। जैसे देखो यार, अगर हम कहें कि 25 में ये 5 से भाग लग रहा है, तो ये 25 का तो एक गुणनखंड ये भी है ना, 5 भी है ना, तब ना भाग लग रहा है। क्या गुणनखंड हुए इसमें भाग लगेगा, क्या 25 का 5 जो है ना, 5 अगर 25 का गुणनखंड नहीं होता तो 5 से 25 में भाग लगता नहीं ना। तो ये एक गुणनखंड है तभी एक भाग लग रहा है। लेकिन हम लोग पी और क्यू के बारे में क्या कहते हैं कि पी और क्यू सहावाची संख्या है, और सहावाची संख्या किसे कहते हैं, जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1 हो, उसे ही सहावाची संख्या कहते हैं। लेकिन पी और क्यू का देखो हम लोग सहावाची संख्या माने थे, लेकिन जब हम लोग सॉल्व किए आगे तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5 भी आ गया। क्या ये हम लोग को चाहिए था, नहीं ना। तो पी और क्यू को जब हम लोग सहावाची संख्या माने हैं तो सहावाची संख्या है नहीं है। जब पी और क्यू सहावाची संख्या नहीं है तो पी और क्यू, पी बटा क्यू के रूप में √5 है, तो √5 को एक परिमेय संख्या माने, तो क्या √5 एक परिमेय संख्या है, नहीं। तो बस ये प्रूव हो गया ना, जो हम लोगों ने माना था वो हमारे अवधारणा गलत हो गया, इसीलिए ये प्रूव हो गया, ठीक है। इसीलिए लिख देंगे, अब जो जितना बात हम बोले हैं उतना बात लिख देना है, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ कर देते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5 भी है, 1 के अलावा 5 भी है, जो नहीं होना चाहिए था, अतः जो हम लोगों ने माना था वो गलत है, अतः जो हम लोगों ने माना था, या फिर अतः लिख सकते हैं, अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग लिख देंगे, और यही क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। बताइए ये प्रूफ समझ में आया, ठीक है। अगर आपको ये प्रूफ समझ में आ गया तो इस प्रूफ के मदद से आप इस जगह अगर आपको √2 देता है तो √2 भी प्रूफ कर सकेंगे, √3 देगा तो √3 भी प्रूफ कर लीजिएगा, अगर √7 देगा तो √7 भी प्रूफ कर लीजिएगा। जस्ट इसी प्रोसेस से जितना बात लिखे हैं उतने बात, बस सकते आपको चेंज करना है तो बस इसी लाइन में। अब p बराबर में 5 है, यहाँ √5 को प्रूफ कर रहे थे तो 5m रखें, अगर √2 को प्रूफ करते तो 2m रखते, √3 को प्रूफ करते तो √3m मतलब 3m रखते, √7 को प्रूफ करते तो 7m रखते। बस इसी लाइन में आपको चेंजेस करना है, ठीक है। बताइए समझ में आया। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो यानी समझ में आया हो
तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।